हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 50 MCQ, जो कि आने वाले टेट एग्ज़ाम के साथ साथ TGT कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी अपनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मैं अपनी साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं दिखे तो वीडियोस को वॉच कर लेगा इस, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हमने उसमें कवर कर ली है। नियरली 14-15 चैप्टर हमने उसमें करवा रखे हैं साइकोलॉजी के। सभी जितने भी HP टेट में क्वेश्चन बनते हैं जिन जिन चैप्टर से, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। HP टेट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन वीडियो में मिल जाएंगे। अब जो हम वीडियो, ये प्रेजेंट वीडियो और जो आगामी आने वाली वीडियोज़ होंगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे साथियों की MCQ टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि टेट के संदर्भ से इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपको थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ना, क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा। थ्योरी जब आपको पता होगी, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट का पता आपको होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें आती है उसके बाद ही आप MCQ टाइप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ओके, अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है 14-15 वीडियो, गाइज टाइम निकाल के उनको देख लीजिए, तभी आपका टेट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, कुछ फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, कॉल के माध्यम से, कि टेट क्लियर नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी कैसे पढ़े। तो साथियों यार, वो वीडियो देखो, वो वीडियो आपने देखनी नहीं है तो फिर आपका टेट क्वालिफाई कैसे होगा? अंडरस्टैंड ना, पहले आपको वो वीडियोस कंप्लीट वॉच करनी है, कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही आप इस तरह की वीडियो को वॉच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको खुद ही समझने होंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो होने वाली है, ठीक है। ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट के लिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाएं आप। हालांकि आपको यहाँ पे आई बटन पे भी एक वीडियो का लिंक दिख जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो, और वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी की, जो साइकोलॉजी शब्द है की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, यानी कि जो साइकोलॉजी वर्ड है गाइस वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टेट में बहुत बार आ चुका है, और आपको पता है कि टेट में इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। माफ़ी चाहूँगा गाइस, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य और ठीक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, गिलफर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? जो गिलफर्ड है साइकोलॉजिस्ट, उनने अपसारी चिंतन, जो अपसारी चिंतन है, इस टर्म का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सृजनात्मक, यानी कि जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के लिए उनने क्रिएटिव, जो अपसारी चिंतन को बोलते हैं गाइस क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, इस टर्म का यूज़ उन्होंने किसके लिए किया है? तो क्रिएटिविटी के, सृजनात्मकता के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध। बाल अपराध का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, माता पिता का अनबन, जो पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा है, उससे जो है बाल अपराध होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन का स्वाई धब्बा परीक्षण किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है? जो हरमन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक टेस्ट दिया था, इंक ब्लॉट टेस्ट इसको बोला जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट। और इसका किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका प्रक्षेपी विधि जो होती है, प्रक्षेपी विधि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक ब्लॉक टेस्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, अधिगम का प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न गलत लिखा है गाइस, ये प्रयत्न है, मतलब ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जो अधिगम का, लर्निंग का ट्रायल एंड एरर विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है थॉर्नडाइक, ठीक है। जिन साथियों को ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा साथियों, आपको ये बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने वो वीडियो वॉच किया उनको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है कि जो प्रयत्न और भूल विधि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया, वही तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जिन साथियों को समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो को देख ले, पहले कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से क्लियर कर ले, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझाने वाले हैं, ओके ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से बताई है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, कोलर ने कौन से दिया था, इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, सारी चीज़ उसमें कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिकारक है, यानी कि जो हेरिडिटिकल फैक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
ए निद्रा, निद्रा यानी कि नींद। जो क्रोध है, खेलना है, प्रशंसा, ये सारे के एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं इनको। अर्जित यानी कि जिसको एनवायरमेंटल, यानी कि जो जन्मजात नहीं है, हेरिडिटिकल नहीं है, एनवायरमेंट से गेन किया गया। जैसे क्रोध है, ठीक है, खेलना है, प्रशंसा, ये चीज़ें क्या होती है, ये हेरिडिटिकल नहीं है। जो निद्रा है वो जन्मजात ही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं गाइज? विशिष्ट बालक मतलब जो स्पेसिफिक चाइल्ड होते हैं, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं गाइज? बहुत सारे साथी इसमें जो प्रतिभाशाली को भी टिक कर सकते हैं कि प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन साथ ही आपको समझना है जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो जीनियस चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन विशिष्ट चाइल्ड में एक कमज़ोर छात्र भी आएगा, स्ट्रॉन्ग भी आएगा, नॉर्मल आएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आएगा। क्योंकि विशिष्ट चाइल्ड में मंदबुद्धि भी आता है, जो कमज़ोर होते हैं, प्रतिभाशाली जीनियस होगा, बैकवर्ड जो पिछड़ा होगा वो भी आएगा। तो समझ गए ना, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी को कवर करके उनको हम स्पेसिफिक चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर उनको शिक्षा भी ग्रहण की जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि इंक्लूसिव स्कूल जो होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? इंक्लूसिव स्कूल में भी सभी तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, पढ़ने की क्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? अक्षमता लिखाएगा इसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है गाइस, ये क्या है? ये पढ़ने की अक्षमता, यहाँ पे क्षमता लिखा है, अक्षमता होगा, यानी कि ये विकार होते हैं। विकार से मेरा मतलब है जब किसी छात्र को पढ़ने में कोई समस्या आती है, पढ़ने में उसको अक्षमता है, ठीक है, ढंग से पढ़ नहीं पाता, तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। जबकि यहाँ पे डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग से संबंधित, लिखने से संबंधित, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया होती है। यहाँ पे आपको डिसअफेजिया दिख रहा है। डिसअफेजिया होता है बोलने से संबंधित, अगर कोई ढंग से बोल नहीं पा रहा, हालांकि उसको पूरा पता है, क्वेश्चन का आंसर उसको अच्छी तरह से आता है, बस फर्क ये है कि बोला नहीं जा रहा उससे, तो वो डिसअफेजिया से संबंधित होगा। जबकि डिसअप्रैक्सिया जो है ये चलने से संबंधित होता है। अगर कोई बच्चा है उसका ढंग से नहीं चल पा रहा तो डिसप्रैक्सिया से उसको हम कहते हैं कि उसको डिसअप्रैक्सिया का विकार है। ओके, डिसेबिलिटीज़ इनको इंग्लिश में कहते हैं, डिसेबिलिटीज़, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, जिन साथियों को अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रही है, साइकोलॉजी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, तो आप हमारी वीडियो को देख ले यार, कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेस्टाल्ट का अर्थ है। जो गेस्टाल्ट है, या जिसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल। एज अ होल, होल मतलब पूर्ण, किसी भी चीज़ को कंप्लीट रूप में समझना, हम उसको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो पूर्णाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसके कौन कौन से समर्थक है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसके समर्थक है? तो इसका जो है 4 थे, कोलर, कोफा, वर्दीमर, ठीक है, और कोलर, कोफा, वर्दीमर, ये जो है प्रमुख साइकोलॉजिस्ट है जो कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के समर्थक है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, मतलब पूर्ण, किसी चीज़ को कंप्लीट रूप में समझना। जैसे कोई फॉर एग्जांपल के लिए मैथ्स में मान लीजिए ट्राइंगल के एरिया के बारे में कोई चीज़ है कि ट्राइंगल जो है त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं जो ट्राइंगल एरिया है इसके क्वेश्चन को ना करके पहले हम पूरी मूल रूप से ट्राइंगल को समझे, उसके एरिया को समझे कि ट्राइंगल क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करूँ, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करें। तो गेस्टाल्टवादी का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट रूप में समझना। समझ रहे हैं? बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर है मांसपेशियां, क्रियाएं, क्योंकि मांसक्रियाएं ये जो है चिंतन में उतना काम नहीं होता है इनका, ठीक है। चिंतन में क्या, हम जैसे चित्तर है, प्रतीक चिन्ह इत्यादि, भाषा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा ये एक्टिव होती है, ठीक है। जबकि जो मांसपेशियां, क्रियाएं, ये फिजिकली इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, तो इसने बनमानुष पर किया था कोहलर ने, ठीक है गाइस। फिर से वही बताऊँ, जो लर्निंग थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है हमारी साइकोलॉजी जो सीरीज़ है आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, उसमें दूसरा ही चैप्टर हमने करवा रखा है। ये पहला चैप्टर इंटेलिजेंस है, बुद्धि के ऊपर है, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं HPTET में। दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो लर्निंग के ऊपर है, ठीक है, जिसमें कोहलर, थॉर्नडाइक इत्यादि अन्य जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनने अलग अलग थ्योरियाँ दी थी। 4-5 थ्योरियाँ में है ये लर्निंग थ्योरीज, 4 से 5 थ्योरीज हमने भी करवा रखी है वो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप पहले उन वीडियो को देख लो, उसके बाद ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यार वही चीज़ है, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हैं, फिर से बताना
अगर बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो जिन साथियों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखी है तो उनका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप वो वीडियो देख लें। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये कथन किसने दिया था? तो ये JB वॉटसन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कोई ना कोई एक आधी स्टेटमेंट ज़रूर किसी भी टैट में, जैसे चाहे HP टैट है, 1 से 2 स्टेटमेंट है, वो कोई भी आ सकते हैं रैंडमली, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट होगी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे व्यवहार ही व्यक्तित्व, ये किसने दी थी? वॉटसन ने। उसी तरह से एक दी थी कि भाई शिक्षा में मनोविज्ञान होना चाहिए था। क्या था कि शिक्षा में मनोविज्ञान होना चाहिए था, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये स्टेटमेंट जो है किसने दी थी? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो। वैसे मैस्लो ने बताया था कि उसने ये सिद्धांत भी दिया था कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सोपन की प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है गैने के द्वारा, यानी कि गैने ने जो है सोपन की होता मतलब स्टेप बाय लर्निंग की बात की थी। तो ये किसने दी थी? तो गैने ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी से संबंधित है गाइस। साइकोलॉजी के साथ साथ आपको पेडागोजी का भी आता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी कॉमन सेंस चेक की जाती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी में, जिसमें आपकी कॉमन सेंस चेक की जाती है। क्योंकि कुल मिलाकर तो आप टीचर बनने वाले हैं ना साथियों। अभी आप टैट देंगे, फिर कमीशन देंगे, उसके बाद टीचर होंगे। तो इस टैट में आपको चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि अगर आप टीचर होंगे तो आपके सामने मान लो बाई चांस इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। जैसे यहाँ पे जो इस क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन है इसको ढंग से समझिएगा। बिल्कुल ही फ्री के क्वेश्चन होते हैं, ये बिल्कुल फ्री के, इसको आपने बिल्कुल आराम से देखना है, उसके बाद समझना है और उसके बाद ही इसको टिक करना है। जैसे इस क्वेश्चन को फिर से अगर हम पढ़ेंगे, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखें, मतलब बिजी रखें उनको, ठीक है, टीचर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सा समस्या पैदा नहीं होगी? तो इससे कौन सी समस्या जो पैदा नहीं होगी? तो छात्रों के प्रति जो पढ़ने की रुचि है वो उसमें कमी नहीं आएगी। क्योंकि क्यों नहीं आएगी कमी? क्योंकि वो डे टू डे जो पूरे दिन है उसमें जो है तो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में ही उनको आपने व्यस्त रखा है ना, तो इसमें गिरावट नहीं आ सकती बल्कि इसमें इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको फ्री होते हैं। जो NCF है 2005, NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था। तो इसने सर्वाधिक बल किस चीज़ के ऊपर दिया था? मतलब इसका जो मेन मोटो था क्या था? तो इसका था जो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेजी से गणित करने पर, मैथमेटिक्स के ऊपर इसने ज़्यादा फोकस किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्याही धब्बा जो टेस्ट है इसके जो निर्माता कौन है? तो हरमन रोर्शक जो है, हरमन रोर्शक, ये जो है इन्होंने ये इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था। बेसिकली जो इसका मेन चीज़ था वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए ये चीज़ दी गई थी, ठीक है। हरमन रोर्शक इन्होंने जो इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेडागोजी से संबंधित है कि उसके पिछड़े पड़ कारणों को ढूंढेंगे। यदि कि अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा छात्र है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ का मतलब कि किसी भी विषयों में, किसी अन्य एक्टिविटीज़ में, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, किसी चीज़ में अगर मान लीजिए वो पिछड़ा हुआ है अन्य छात्रों के मुकाबले, वो बहुत पीछे है, तो आप क्या करेंगे? क्या इन 4 ऑप्शन में से आपको कॉमन सेंस लगानी है? तो ऑब्वियस यही है ना कि आपकी जो पिछड़ा किन कारणों की वजह से वो पीछे है, उन कारणों को आप ढूंढेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे और उन कारणों को दूर करने के लिए उसके साथ काम करके बाकी छात्रों के सामने उसको लाएंगे। लाने का मतलब बाकी छात्रों के सामने वो फिर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज वो है, विकास की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर हमने वो करवा रखा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है फिर से रिक्वेस्ट करने जो उसको देख ले। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विकास का, डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट की जो दिशा है, विकास की दिशा कैसी होती है? तो ये सिर से पैर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक होता है सिर से पैर की ओर, एक होता है अंदर से बाहर की ओर। ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं विकास के मुख्य होते हैं कि अंदर से बाहर की ओर होता है विकास और सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। बाकी डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप जो है इसमें हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसे स्फेलोकॉर्डल क्या होता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें करवा रखी है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो किंडरगार्टन जो पहली चीज़ तो ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है फूलों का बगीचा, ठीक है। कि जो ये किंडरगार्टन सिद्धांत कहता है, जो बच्चे होते हैं वो फूलों के बगीचे की तरह होता है। माली जो है शिक्षक होते हैं
होता है, तो जो माली है वो फूलों का पूरा ध्यान रखता है, तो शिक्षक को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है किंडरगार्टन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर है, तो क्या है इनमें से बेहतर, वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बेहतर है कि अगर जो सेल्फ एक्सपीरियंस है उनके द्वारा वो ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से सही का चयन कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जो फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। जैसे आपने देखा होगा जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे ने कितनी इस तरह की डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, तो 4 स्तर के बारे में दी थी, 0 से 2 जो बात की थी उनने, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं की बात कर रहे हैं हम। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। उसके बाद थी प्री ऑपरेशनल, फिर थी कंक्रीट ऑपरेशनल और लास्ट थी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 0 से 2 वर्ष जो है सेंसरी मोटर स्टेज थी, यानी कि जिसको संवेदात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे सी है वो गाइज ए के साथ मैच करेगा। हालांकि इसमें राइट, जैसे ये 3 तो गलत दिया है ना, डी ऑप्शन जो इसका राइट है, मैं आपको फिर भी एक्सटर्नली आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे की, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो 0 से 2 वर्ष उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया था, 2 से 7 उन्होंने कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया था, यानी कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। जबकि 7 से 11 को उन्होंने क्या बताया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि 11 से 15 या 12 से 18 एक ही बात है, 11 से 15 या 12 से 18 को उन्होंने क्या बोला था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जीन पियाजे का भी हमने अपने प्लेलिस्ट में एक अच्छा सा चैप्टर करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान, अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी थी, ये B.F. स्किनर, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है गाइज। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि मनोविज्ञान जो है वो एक्सपीरियंस और बिहेव का साइंस है। ये किसने बताया था, B.F. स्किनर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है, इनसाइट थ्योरी अभी बता रहा था ना मैं पहले, इनसाइट थ्योरी, ये भी हमने लर्निंग थ्योरीज में करवा रखी है। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन HP टेट या CTET में आते हैं उन सब के हमने चैप्टर ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं। नहीं देखे तो देख लें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक, जो अंतर्दृष्टि के अनुसार जो बच्चों में किस तरह के होते हैं, जो उन्हें एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, चिंपैंजी इत्यादि के ऊपर, तो जो उनने ये चीज़ बताई थी, जो सडनली होता है, सडनली एक्शन होता है, आकस्मिक होता है वो, ठीक है। जो सडन एक्शन होता है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार बालकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगम क्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, विकास। जो लर्निंग है गाइस, लर्निंग क्या नहीं है, विकास नहीं है, बाकी अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी लर्निंग होती है। सहज व्यवहार ये भी होता है, अनुभवों का संगठन, ये भी जो है लर्निंग में आता। तो कुल मिलाकर क्या नहीं है, तो ये विकास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक है, तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, मैस्लो के द्वारा। बुक्स भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना कि मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की पुस्तक किसने लिखी है, तो ये मैस्लो ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम सोपनकी के प्रतिपादन की, अभी हमने पहले करवाया था, इसका जो राइट आंसर है वो गहने है, ठीक है। जो लर्निंग के स्टेप्स दिए थे, कुल मिलाकर क्वेश्चन का मतलब है, जब सोपनकी का मतलब होता है स्टेप्स, जो लर्निंग के स्टेप्स दिए थे, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ये गहने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। प्रतिभाशाली यानी कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड होता है, जिसको साइकोलॉजी में जीनियस चाइल्ड कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। जो जिनका IQ 120 के ऊपर होता है उनको गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा उनकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता होगी कि जो सामान्य अध्ययन में रुचि होगी, है ना, GK में उनको ज़्यादा रुचि, मूर्त विषय में रुचि होगी, ठीक है। हालांकि ये तो B और C ऑप्शन तो होगा नहीं। मूर्त विषय में तो दोनों को भी रुचि होती है। यहाँ पे एक शब्द अगर होता अमूर्त, इन 2 शब्दों को ढंग से समझिएगा। मूर्त विषय मूर्त होते हैं जो आपके सामने प्रैक्टिकली है, अमूर्त होते हैं जिसमें आप क्या करें, कोई चीज़ आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, है ना, अप्रत्यक्ष मतलब। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो अमूर्त चिंतन भी करता है और सामान्य ध्यान में भी उसको रुचि होती है, जो जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे इन 2 ऑप्शनों को ज़्यादा ध्यान दिया। अगर अमूर्त होता तब आप हमेशा अमूर्त को टिक करें, तब जो सामान्य ध्यान भी राइट आंसर नहीं होना था, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मूर्त दिया है, तो मूर्त में तो जो है नॉर्मल चाइल्ड भी इसमें रुचि लेता है, बैकवर्ड भी ले जाता है कई बार, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं
है ना, एवरेज चाइल्ड होता है, वो भी इसमें लेते हैं। लेकिन जो अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन मतलब सिर्फ मान लीजिए आपके बारे में कक्षा में कोई छात्र एरोप्लेन के बारे में बता रहा है कि एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, तो वो एरोप्लेन तो उसके सामने नहीं है ना, फिर भी उसमें रुचि ले रहा है, तो वो किस तरह का चिंतन हो गया, अमूर्त चिंतन। इस तरह के जो गिफ्टेड और इंटेलिजेंट छात्र होते हैं वो अमूर्त चिंतन करते हैं, है ना। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन में भी रुचि है, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, वरना अमूर्त वाला सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि टेट में अमूर्त वाले क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है, तो पर्सोना शब्द क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो जो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो ये लिया गया है पर्सोना से। ठीक है, किस शब्द से लिया गया है, पर्सोना से। ये भी बहुत बार टेट में आ चुका है। और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है पर्सोना का अर्थ? मुखौटा। तो पर्सोना जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुखौटा। मुखौटा। टर्मन का संबंध है, टर्मन किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये अमेरिका से थे। टर्मन जो है इंटेलिजेंस में बहुत शुरू काम किया है इनने। IQ का जो टेबल है ना, IQ का टेबल वो किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। जो कि जबकि IQ की बात करें, IQ जो शब्द है, ये शब्द और जो सूत्र है वो बिने ने दिया था, बिने और साइमन ने। जबकि जो IQ टेबल है, जैसे कि किसी का IQ जैसे 90 है वो नॉर्मल होगा, किसी का 120 के ऊपर वो गिफ्टेड होगा, जीनियस होगा, किसी का 70 से कम है वो रिटार्डेड या बैकवर्ड होगा। ठीक है, किसी का 20-30 है वो डल होगा, डफर होगा। तो ये सारी चीज़ें टर्मन ने दी थी, आपको ध्यान रखना। टर्मन किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे? जो अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो इन उत्तरों के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जो ओपन आंसर वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जो है क्रिएटिव आंसरों के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप विधि। मतलब टॉकिंग मेथड से क्या है, जो इस तरह के कम्युनिकेट करने से बच्चों में इस तरह की अधिक से अधिक भागीदारी पॉसिबल है। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, तो किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? जर्मनी। और किंडरगार्टन शब्द का अर्थ मैंने भी आपको पहले बताया था, क्या होता है? फूलों का बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों की निश्चित ना नहीं होना, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा माफ कीजिएगा, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है, तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेष अवस्था। इस क्वेश्चन से चौंकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है कुछ एक बुक्स में बाल्य अवस्था में होता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अत्यंत तीव्र, अगर सिंपल तीव्र होता तब जो है बाल्य अवस्था होती। ठीक है, अगर अमूर्त के बारे में बात है तो किशोरावस्था होती है। यहाँ पे अत्यंत तीव्र जो होती है गाइज वो शेष अवस्था में होती है। इन्फेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इन्फेंसी। ये एक ऐसी स्टेज होती है गाइज, ठीक है, 0 से 2 वर्ष, जिसको हम शेष अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो सीखने की गति होती है वो बच्चे की वो अत्यंत तीव्र होती है। हालांकि वो उस अवस्था में होता है कि वो व्यक्त नहीं कर पाता है, शो नहीं कर पाता है कि किस तरह से, फिर भी जो साइकोलॉजी के हिसाब से उसमें अत्यंत तीव्र मतलब एकदम से एक तरह का स्पार्क उसके अंदर होता है चीज़ों को सीखने का इस अवस्था में। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। जो बाल्य अवस्था तब होती है अगर सिंपल तीव्र लिखा होता, अत्यंत तीव्र शेष अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित? सबसे पहले तो ये स्किनर ने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी हमने ऑलरेडी करवा रखा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि किसके द्वारा दी गई थी? BF स्किनर के द्वारा। ये बोल रहा है कि जो थॉर्नडाइक जो 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एफर्ट, इस तरह के 3 लॉ उन्होंने दिया थे एक्सरसाइज का, तो उनमें थॉर्नडाइक के किस एक नियम पर ये आधारित है? जैसे यहाँ पे देखिए, अभ्यास के नियम पे, तत्परता के नियम पे, रेडीनेस और प्रभाव के नियम पे, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसमें से जो कुल मिलाकर ये किस नियम के ऊपर वर्क करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव के नियम, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर जो है स्किनर का जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला थ्योरी है ये जो आधारित है, इसका बेस ये है। तो अगर ये फिर से आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये है इसके कौन से 3 सिद्धांत, तो वीडियो का पूरी अच्छी तरह से वॉच कर लें, तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। यदि आप अपनी कक्षा में उच्च कोटि का अधिगम करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर सी, कि बालकों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहार के प्रति प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है, तभी आप अपने अधिगम को और उच्च कोटि का बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए
एक शिक्षक को सुधारे तो निम्न इसमें क्या उपाय करने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मतलब कि अगर उसको सुधार करना है तो मुक्त अनुशासन के नियम का पालन भी करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग भी करना चाहिए, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स उसको स्कूल में विद्यालय कक्षा में होंगे तो उसका भी यूज़ करना होगा। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का होना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, तो बिल्कुल 100% है। अगर इंटरेस्ट आपका करिकुलम जो है वो ही नहीं इंटरेस्ट है तो बच्चे भी उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेंगे। तो साथियों ये थे आज के टॉप 50 MCQ जो कि रिगार्डिंग थे साइकोलॉजी से। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है।